हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। आप सभी को महाकुंभ की बधाई हो, आप लोग भी। और कुंभ में आप लोग तो जानते ही हैं, इस समय महाकुंभ भी चल रहा है और हम लोगों के साथ साथ में परीक्षा का भी महाकुंभ चल रहा है। यानी 24 फरवरी से एग्ज़ाम होने जा रहा है यूपी बोर्ड का, उसका भी महाकुंभ होने वाला है। तो इस महाकुंभ को आज हम लोग पढ़ लेंगे। आप लोग भी पढ़ लीजिए कि इस बार बोर्ड में जो भी एग्ज़ाम, जो भी सब्जेक्ट का रहेगा, हम लोग उसमें बेहतर से बेहतर नंबर लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ये पढ़ लीजिए, इस महाकुंभ में आप लोगों के लिए भी जैसे इस समय महाकुंभ चल रहा है, उसी तरह आप लोगों का भी परीक्षा का महाकुंभ होने वाला है। तो जितने भी छात्र जुड़ गए हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, और जितने भी आपके मित्र हों उनको भी शेयर कर दीजिए। चलिए, आज का जो चैप्टर रहेगा इस सामाजिक विज्ञान का, जो इस चैप्टर में बात करेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, पहला चैप्टर वो चैप्टर हो गया। और विनिर्माण उद्योग, ये दोनों चैप्टर का आज मेंशन करके इसमें बात करेंगे। यानी खनिज तथा ऊर्जा संसाधन ये एक चैप्टर अलग है और विनिर्माण उद्योग का अलग चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर के जो भी संभावित प्रश्न बन रहे हैं यूपी बोर्ड में, उस पर हम आज समझाएंगे आप लोगों को, और आप लोग अच्छे से समझिएगा और एक बार लिखने का भी प्रयास किया करिए। देखिए, राइटिंग भी मायने रखती है, आप लोग बार बार लिखा भी करिए इसको, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके दो कारण लिखिए। करा है आर्थिक विकास के लिए। देखिए, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके दो कारण लिखिए। तो आप लोगों को जैसे हमने बताया, तो उत्तर में पहले एक लाइन तो ऐसे आपको लिखना है, जो भी प्रश्न है उसकी अकॉर्डिंग ही आपको ये चीज़ करना है। कह रहा है आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके दो कारण निम्नलिखित। पहला, किसी भी देश की समृद्धि ऊर्जा संसाधन पर निर्भर करती है। मतलब कि अगर कोई भी देश हो गया, अगर उसकी जो समृद्धि है, मतलब वो देश आगे अगर बढ़ रहा है, तो उसमें ऊर्जा संसाधन पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। ऊर्जा संसाधन मतलब जैसे ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोत, जैसे जल के द्वारा भी, हवा के माध्यम से भी और सूर्य के माध्यम से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यानी इन संसाधनों पर निर्भर कर। अब आपको ही पता होगा कि जैसे बड़ी बड़ी आपके आसपास देखते होंगे, जो भी आपके शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, उनमें क्या होता है, बिजली चाहिए। तो उस बिजली की सप्लाई कहाँ से आता है, आपके पावर प्लांट से। तो वो पावर प्लांट कहाँ से होता है, मतलब कि कहीं देखो, ऊर्जा संसाधन से कहाँ, बड़े बड़े परमाणु जो भट्टी लगी है, तो वहाँ से आएगा, या फिर जहाँ जल से संचयन के द्वारा के माध्यम से भी ऊर्जा आती है पावर हाउस पर, ठीक है, उसके माध्यम से फैक्ट्री में जाता है। तो ये ऊर्जा संसाधन ही तो है जो आगे आपको बढ़ा रहा है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कृषि में, उद्योग में, परिवहन में, वाणिज्य में तथा घरेलू जरूरत की पूर्ति के लिए ऊर्जा की अनिवार्यता है। तो ये देखिए, ये शॉर्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न था जिसमें 2 नंबर का पूछता है। तो इसको हमने इस चैप्टर में जो भी था, ये एक अति लघु उत्तरीय है, इस पे बात की है। तो पहला कारण हमने बताया, किसी भी देश की ऊर्जा समृद्धि ऊर्जा संसाधन पर निर्भर करती है। दूसरा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू जरूरतों की पूर्ति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है भारत में खनिज तेल यानी पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, खनिज तेल मतलब चट्टानी तेल, जिसको हम चट्टानी तेल, पेट्राधान ओलियम, यानी पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर पेट्राधान ओलियम, ओलियम माने तेलीय पदार्थ और पेट्रा मतलब चट्टानी, यानी चट्टान के नीचे जो भौगोलिक उथल पुथल गई थी करोड़ों वर्ष पहले, तो उसमें से जो जीव जंतु थे वो नीचे दब गए थे, तो उसके वो क्या हो गए, सड़ गल कर न करके वो क्या हो गए, तेली पदार्थ में बदल गए। तो उत्पादन कह रहा है ना, भारत में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण पर वर्णन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की, हमने बताया था ना, टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं, शैल मतलब चट्टानी के अपनति व भ्रंश ट्रेप में, जो भ्रंश घाटी है उसके में पाई जाती है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। सॉरी, देखिए
करा है वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में वहाँ पाया जाता है, जहाँ उदलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है और तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर बालू पत्थर होता है जिसमें तेल प्रवाहित हो सकता है, और पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। देखिए भाई, हमने बताया था जो पेट्रोलियम होता है वह चट्टानी तेल होता है, जहाँ चट्टानों के बीच में नीचे हमने बताया था कि करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल जाने के कारण वहाँ के जो जीव जंतु थे वो दब गए थे और पेड़ पौधे भी दब गए थे, वो क्या हो गए, पेट्रोलियम में बदल गए। तो अगले क्या है, जैसे मुंबई में हमने बताया था ना, मुंबई में हाई है, हाई मुंबई जिसको बोलते हैं, गुजरात में भी पाया जाता है और असम में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। भारत की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, बाकी तो आप लोग ईरान इराक से भी आता रहता है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे बहुत महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। जो अंकलेश्वर है जो क्षेत्र है वह गुजरात में पाया जाता है, वो वहाँ का बहुत तेली क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, यानी सबसे पहले असम में ही आया था। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र, मतलब असम में ही डिगबोई है और नहरकटिया है और मोरन हुगरीजन है, इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। तो ये थी आपका क्वेश्चन, और इसी में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हमने क्या किया है उसमें इंक्लूड किया है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, कह रहा है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो कच्चे माल के रूप में बोल रहा है, तो इसको समझिए। पहला है एल्युमिनियम, ख सीमेंट, ग चीनी, घ मोटर गाड़ी। देखिए, कह रहा है उद्योग चूना पत्थर, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में। देखिए, एल्युमिनियम तो है नहीं, चीनी में तो है नहीं, मोटर गाड़ी में है नहीं, सीमेंट क्या है, उद्योग में। देखिए, जो कच्चे माल होते हैं चूना पत्थर का जो होता है तभी तो आता है, चूना पत्थर और जिप्सम वगैरह मिलाकर तब आपका सीमेंट तैयार होता है। तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में, तो सीमेंट जहाँ फैक्ट्री होती है उसमें जो चूना पत्थर होता है वो कच्चा माल होता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर। अगला बात करते हैं, चलिए। कह रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत। देखिए भाई, यहाँ पर हम आपको बता दें ये फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है 2025 में आपका फिक्स है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए क्या कह रहा है, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप, विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि के ऊर्जा जो होते हैं वह क्या होते हैं, परंपरागत साधन है। इन साधनों का नवीकरण नहीं किया जा सकता है, ये स्रोत सीमित तथा लगातार प्रयोग में से समाप्त होने के कगार पर है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आप लोगों को, यहाँ से यहाँ तक देखिए, जो परंपरागत होते हैं वह चला आता है, वो क्या होता है एक समय आएगा समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, देखिए पेट्रोलियम क्या होता है, कहते हैं ना खत्म होने के कगार पे है, तो वो देखिए जैसे कोई चीज़ अगर है उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। जैसे अभी कोयला लगातार यूज हो रहा है, धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा। तेल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस धीरे धीरे समाप्त होगा। तो माइंड में ऐसे समझिए, जो समाप्त होने की कगार पे हो वह परंपरागत होता है और गैर परंपरागत समाप्त नहीं होते। जैसे अब देखिए, ऊर्जा है जो आपका प्रकाश ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं, वो खत्म कभी नहीं होगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता रहता है। तो वो क्या है, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वह गैर परंपरागत होगा। और ध्यान दीजिएगा, जो ज्वार भाटा है, ज्वारी है, ये सब क्या है, वायु से भी क्या होते हैं, पवन चक्की चलती है, वायु से भी क्या होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा प्राप्त हो गई। ज्वार भाटे से भी क्या होता है, ज्वार भाटा जो आता है उससे भी जो ऊर्जा है वह गैर परंपरागत के अंतर्गत है, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। तो आपको परंपरागत और गैर परंपरागत में एक बार फिर से समझ लीजिए, यानी कहेंगे वे ऊर्जा जिसको क्या करते हैं, नवीकरण नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको पुनः दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो वह क्या होता है, परंपरागत। और वह ऊर्जा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, समाप्त होने पर पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वह गैर परंपरागत होता है। परंपरागत में आप कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, और गैर परंपरागत में क्या लिखेंगे, ज्वार भाटा से ऊर्जा, वायु से ऊर्जा,
सूर्य से ऊर्जा, बायोगैस। अब कहोगे सर जी बायोगैस खत्म, अब भाई बायोगैस खत्म होगा तो बायोगैस तो हम दोबारा भी बना सकते हैं। खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्य का मलमूत्र आदि से ऊर्जा क्या होते हैं, गैर परंपरागत क्या होते हैं। ये साधन नवीकरण की योग्य है, मतलब इसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई परंपरागत और गैर परंपरागत में। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक की उपयोगिता बताइए, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। देखिए भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। अभ्रक अथवा अर्बक प्लेटो अथवा पत्रण क्रम के रूप में प्राप्त करते हैं। जो अभ्रक होता है या अर्बक जिसको बोलते हैं वह प्लेटो अथवा पत्र क्रम के रूप में प्राप्त होते हैं। इसका चादरों के रूप में सरलता से निर्माण किया जा सकता है। अभ्रक की परतें इतनी पतली होती हैं कि थोड़ी मोटाई यानी कुछ सेंटीमीटर में हजारों परतें समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी होता है, इसका रंग काला, हरा, लाल, पीला, भूरा इत्यादि होता है। यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अभ्रक क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है और यह इसका सर्वाधिक उत्कृष्ट गुण होता है। ऊर्जा ह्रास के निम्न गुणांक और उच्च वोल्टेज के प्रतिरोधी गुणों के कारण इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सर्वाधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि अभ्रक जो होता है वह क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है और इसमें ऊर्जा का ह्रास जो होता है वह निम्न गुणांक पे होता है और उच्च वोल्टेज के प्रतिरोध गुणों के कारण इसका हम उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में करते हैं। छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड में, ध्यान देना नागपुर महाराष्ट्र में है लेकिन हम छोटा नागपुर का पठार बोलेंगे तो आपको माइंड में आना जाना चाहिए वो झारखंड में है। का उत्तरी हिस्सा अभ्रक तथा शीर्षस्थ हिस्सा भंडारण है। यानी जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ और शीर्षस्थ हिस्सा है वहाँ पर क्या है, अभ्रक का भंडार होता है। बिहार झारखंड की कोडरमा गया में हजारीबाग पेटी अग्रणी अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान के अजमेर के आसपास अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश की नेल्लोर और अभ्रक पेटी भी महत्वपूर्ण पेटी मानी जाती है। ठीक, ये आप था अभ्रक के बारे में। अब देखिए हमने बताया था ना, कह रहा है निम्नलिखित में गैर परंपरागत, ध्यान दीजिएगा गैर परंपरागत मतलब जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। कोयला को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पेट्रोलियम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस को नहीं प्राप्त करते, सौर ऊर्जा को हम दोबारा हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी आपका ग इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, हमने बताया था ना मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। क कह रहा है तेल शोधक कारखानों पेट्रोलियम के लिए, ख कह रहा है फिल्म सिटी के लिए, ग गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए भाई आप लोगों को तो सबको पता होगा फिल्म सिटी भी है और गेटवे ऑफ इंडिया, लेकिन आपको सिर्फ सामाजिक विज्ञान में आपको क्या करना है, तेल शोधक के कारखानों के लिए, ख इज राइट आंसर। चलिए अगला है, खनिज संचरण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो खनिज है उसके संरक्षण पर की आवश्यकता जो है उस पर हमें एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर में कैसे लिखेंगे, वर्तमान औद्योगिक युग से विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किए जाने लगा। ध्यान दीजिए वर्तमान में औद्योगिक जो युग चल रहा है इसमें विभिन्न प्रकार के खनिजों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी कम है। तो इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीनीकरण के कगार पे है। ठीक, तो आगे है, समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है लेकिन ये अल्पजीवी है। ध्यान दीजिए खनिज संरक्षण का मतलब क्या होता है, वर्तमान जो समय चल रहा है औद्योगिक युग चल रहा है इसमें विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जा रहा है और खनिज निर्माण की जो भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनसे वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी कम है। तो ध्यान दीजिए इस समय कम निकल रहा है और हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीनीकरण योग्य है। समृद्धि खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्क की सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। ध्यान दीजिएगा जो अयस्क होते हैं जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई में खनते जाएंगे तो उसकी गुणवत्ता जो है ऊपरी सतह पर ही ज़्यादा है, अंदर जाएंगे धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए खनिज का दो सुनियोजित सतत पोषणी ढंग से प्रयोग करना चाहिए। पहला है खनिज संरक्षण की विधि में, पहला है खनिज और संसाधन की प्रक्रियाओं में होने वाली बर्बादी को कम करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। देखिए भाई जो खनन है
यानी जो खनन की प्रक्रिया है और संसाधन की प्रक्रियाओं में होने वाली जो बर्बादी होती है उसको हम क्या करते हैं, कम करने का प्रयास करते हैं। और खनिजों को बचाने के लिए उनके स्थान पर अन्य वस्तुओं के उपयोग के बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब उस जहाँ पर हम खनन कर रहे हैं उसको बचाने के लिए उनके वहाँ पर अन्य उपयोग के बारे में सोचना चाहिए। उन खनिज संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए जो पुनः उपयोगी हो और अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। जैसे लोहा, लोहा क्या होता है, पुनः उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में लौह अयस्क की किन्हीं 3 पेटियों के नाम लिखिए। तो भारत में लौह अयस्क की, ध्यान दीजिए, लौह अयस्क कह रहा है किन्हीं 3 पेटियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप लोग? लौह अयस्क एक महत्वपूर्ण खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। देखिए लौह अयस्क जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक के विकास में वह एक रीढ़ की बना है। जैसे आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी एकदम मजबूती के साथ खड़ी रहती है, उसी तरह औद्योगिक विकास में लौह अयस्क जो होता है वह उसकी रीढ़ होती है। भारत में लौह अयस्क के निपुण संसाधन विद्यमान है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में होना चाहिए। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटाइट जो होता है वो सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। अभी हेमेटाइट भी है, उसके बारे में भी बताएंगे। कह रहा है ना, हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है। और भारत में लौह अयस्क की पेटियां निम्नवत हैं। कौन कौन सी? उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा झारखंड की पेटी में क्या होता है, उड़ीसा अब ओडिशा नाम, उड़ीसा को पहले अब उड़ीसा बोला जाता है, में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी खदानों से निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा झारखंड की जो पेटी है वहाँ से हमें क्या हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क प्राप्त होता है। और झारखंड के सिंहभूम जिले में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी जो है यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है। दुर्ग और चंद्रपुर यह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के राज्यों में पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, ध्यान दीजिएगा, बस्तर जिले में वेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इन खादानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। सोचिए, यानी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से हमें क्या करते हैं, उच्च कोटि का हेमेटाइट निकालकर विशाखापट्टनम से हम कहाँ भेजते हैं, दक्षिण कोरिया और जापान को भेजते हैं। तीसरा कह रहा है बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी। तो यह क्या है, ध्यान दीजिए, नाम ही थोड़ा सा अलग है। कह रहा है बेलारी चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर तुमकुर पेटी। तो कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है। और कर्नाटक में ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी हमने नाम बताया बेल्लारी चित्रकूट और चिकमंगलूर तुमकुर जो है वह कर्नाटक में है। और कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खनन जो खाने हैं वह 100% निर्यात इकाइयाँ हैं। और अगला है महाराष्ट्र गोवा पेटी, ये चौथा है, यहाँ पर है चौथा है, ठीक। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है तथापि इसकी दक्षता का दोहन किया जाता है और मरमागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परंपरागत मतलब हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते और गैर परंपरागत को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा। ध्यान दीजिए, सौर ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ज्वारी ऊर्जा को पुनः प्राप्त, कोयला को नहीं प्राप्त कर सकते। कोयला इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। यह कोयला क्या है, परंपरागत स्रोत है जिसको हम वो समाप्त होने के कगार पर भी हो सकता है। 5वां कह रहा है हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से। अभी हमने बताया था हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये क्या है, लौह अयस्क से। क कह रहा है तांबा, ख बॉक्साइट, ग सोना, घ लौह अयस्क। आपका लौह अयस्क इज राइट आंसर। चलिए 7वां कह रहा है ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अभी हमने बताया कि गैर परंपरागत क्या है। तो ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं, जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, गैर परंपरागत या नवीकरण ऊर्जा संसाधन कहलाता है। देखिए ध्यान दीजिए, कहीं कहीं गैर परंपरागत की जगह पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी आ जाएगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और जैविक ऊर्जा। हम 4 ऊर्जा के बारे में बात करेंगे।
सौर ऊर्जा क्या होता है? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है और भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। आजकल भी आप लोग देखते हैं सोलर लाइट लग रही है गांव-गांव में, प्रधान के माध्यम से या विधायक के माध्यम से। तो सोलर लाइट जो भी लग रही है तो वो सौर ऊर्जा ही है। ठीक, अगला क्या है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने, बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में किया जाता है। पवन ऊर्जा से सीधा सीधा विद्युत में कन्वर्ट कर विद्युत से फिर उसमें हम क्या करते हैं? बिजली पैदा करने के बाद हम सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला क्या है? बायोगैस। तीसरा है बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अवशिष्ट, पशुओं, मानव जनित अवशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है और बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर चलाए जाते हैं। बायोगैस के बारे में। चौथा है ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा क्या होती है? महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन क्षेत्र के लिए किया जाता है। सकरी खाड़ी की आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार से इस सकरी खाड़ी नुमा प्रयोग से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है और बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी भरते पाइप के द्वारा समुद्र की ओर बहाया जाता है, जो ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। इससे विद्युत बनती है। सीधा सीधा मतलब कि वो क्या होता है? ऊर्जा टरबाइन से ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में ही क्यों स्थित है? ध्यान दीजिएगा, भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में ही क्यों स्थित है? इसके 4 प्रमुख कारण बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित होने के कारण निम्न है। पहला क्या है? पश्चिम बंगाल में पटसन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल वाले क्या करते हैं? जूट के पौधे बहुत अधिक में लगाए जाते हैं। इस उद्योग में पानी की बहुत आवश्यकता होती है, जो हुगली नदी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, यानी पटसन की जो खेती होती है, जूट कपास की जो खेती होती है, वहाँ से क्या होता है? जूट की जो खेती होती है वहाँ से उनको क्या होता है? पानी की बहुत अधिक मात्रा चाहिए और पानी वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? पश्चिम बंगाल वाले हुगली नदी से प्राप्त करते हैं। और इस उद्योग के लिए अधिक और सस्ते श्रमिक उड़ीसा और बिहार के प्रांतों से खूब मिल जाते हैं। यानी इनमें श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें श्रम बहुत ज़्यादा होते हैं और उसको करने के लिए उड़ीसा और बिहार के प्रांतों से श्रमिक सस्ते में मिल जाते हैं। चौथा क्या है? तैयार माल को बेचने के लिए कोलकाता बंदरगाह। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, कोलकाता ही है ना। तो देखिए, अगला क्या है? तैयार माल को बेचने के लिए कोलकाता बंदरगाह पर क्या करता है? उपयोग करते हैं। और कोलकाता पर एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और कंपनियों की सुविधाएं प्रदान होता है और कच्चे माल को मिलों तक ले जाने के लिए सस्ता जल, सड़क, रेल परिवहन का जाल होना चाहिए। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन था। छठवां कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? गैर परंपरागत जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कोयला को नहीं, प्राकृतिक गैस को नहीं, खनिज तेल को नहीं, पवन ऊर्जा इज राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? ध्यान दीजिए, खनिज आधारित उद्योग। सूती वस्त्र नहीं, चीनी नहीं, जूट नहीं, सीमेंट इज राइट आंसर। अगला क्या है? 9 है, औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपयोगों को सुझाइए। औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? नदियों, तालाबों में गर्म जल अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए, जिससे जल प्रदूषित न हो। ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण करना मतलब जो भी जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री लग रहे हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए? प्रदूषण को नियंत्रण के लिए क्या क्या उपयोग होना चाहिए, वही आपको उपाय होना चाहिए, वही आपको समझा रहे हैं। तो नदियों, तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले, जो भी फैक्ट्री से पानी, कचरा वाला पानी निकल रहा हो, अपशिष्ट जो भी पानी निकला, उनका हमें शोधन करके ही उसमें प्रवाहित करना चाहिए, जिससे जल प्रदूषित न हो। दूसरा कह रहा है, औद्योगिक इकाइयों से निकले प्रदूषित जल को वहीं एकत्रित करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसे स्वच्छ किया जाए और बार बार प्रयोग में लाया जाए। मतलब कि उसको बहा कर नहीं, बल्कि वहीं उसी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर एक टैंक बना लेना चाहिए, उसमें पानी जाए और उसकी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसे स्वच्छ करके फिर उसको पुनः उपयोग करें। इन उपायों के माध्यम से नदियों व उनके आसपास की भूमि का प्रदूषण काफी हद तक नियंत्रित हो जाएगा। ठीक, तीसरा कह रहा है, कोयला, लकड़ी
कोयला, लकड़ी, खनिज तेल से उत्पन्न की गई विद्युत जो हवा को दूषित करती है के स्थान पर जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि जो भी उनके फैक्ट्री के चाहिए बिजली, तो वो जल विद्युत वाले का प्रयोग करना चाहिए। इससे वातावरण के शुद्ध होने की संभावना बढ़ेगी। चौथा कह रहा है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इन चिमनियों में इलेक्ट्रॉनिक अवक्षेप स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए वांछित उपकरण होने चाहिए। मतलब कि जो भी चिमनी में हो वहाँ पर क्या होना चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए जिससे कि वो हवा जो जा रही है मतलब वातावरण में, उसको क्या करना चाहिए, वो उससे छान कर हवा जाए, जिससे प्रदूषित हवा जो भी है वैसैली गैस से बाहर वातावरण में न फैले। इसके अलावा कारखानों में कोयले की जगह तेल व गैस का प्रयोग करने से धुएं के निष्कासन को कम किया जा सकता है। ध्यान दें, गैस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कोयला की जगह तेल व गैस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। और पांचवा क्या है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जनरेटर में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस प्रकार की मशीनी उपकरण का प्रयोग करना चाहिए जो कम हवा उत्पन्न करते हो, यानी कम ध्वनि, और ध्वनि को अवशोषित करने वाले उपकरण के साथ साथ कानों में ध्वनि नियंत्रक उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, तो ये था क्वेश्चन। अगला क्या है, आठवां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है। आठवां, एक मिनट, कौन सा क कह रहा है लोहा व इस्पात, क सूत्री उद्योग, ग रासायनिक उद्योग, घ सीमेंट उद्योग। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत, ये तो आंसर ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारभूत, यहाँ पर कृषि होना चाहिए, तभी तो कर रहे हैं कृषि आधारभूत उद्योग है। तो कृषि के लिए क्या चाहिए भाई, ध्यान दीजिए, रासायनिक तो होगा नहीं, सीमेंट तो होगा नहीं, सूती वस्त्र होगा। क्या होगा, सूती वस्त्र, इज राइट आंसर। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शहर है, यानी विद्युतीय क्षेत्र का जो शहर है वह बेंगलुरु है। कौन सा है, बेंगलुरु इज राइट आंसर। तो सेशन आज का क्लास कैसा लगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास बेटर अच्छा लगा होगा, और जितने भी आपके साथी हों उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए। हम डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास लेते हैं। और आप लोगों को भी एक बात बता दें कि परीक्षा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करिए। जितने भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें से संभवतः प्रश्न पूछेगा। और हमारा डेली बहुत होगा 25 मिनट, आधे घंटे का क्लास रहता है डेली का, और इसको समय निकाल कर आप लोग कभी भी देख सकते हैं। क्लास अगर नहीं शाम को 7 बजे आ पा रहे हैं तो दिन में या रात में या कभी भी टाइम मिले तो आप लोग आधे घंटे के लिए मेरा चैनल पर वीडियो अपलोड रहता है। आप लोग अभी ये क्लास ख़त्म होगा तो वीडियो आपको लिंक पे मिल जाएगा, और आप लोग इसको पुनः वापस ओपन करके देख लिया करिए और डेली देखा करिए जब भी। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। लिख कर याद करेंगे, बेटर तरीके से याद होगा और आप लोग समझेंगे भी, और समझते हुए लिखते हुए जाइए ताकि आप लोग अच्छे से राइटिंग भी बन जाए, क्योंकि भाई राइटिंग पे भी इस पे नंबर मिलता है। अब पता चले आप अच्छे से हम पढ़ा दिए, आप रट लिए और अच्छे से आप वहाँ पर गए, अब राइटिंग भी नहीं सही है और आप पूरा लिख कर आए तो मार्क्स कटेगा। इसलिए आप अपनी साथ में राइटिंग भी लिखते जाइए, अच्छे से राइटिंग। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी लिख कर हमेशा प्रैक्टिस करिए। और जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी का बटन ऑन कर दीजिएगा, और इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए। और आप लोग भी यूपी बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोगों को डेली ही हम ऐसे ही क्लास देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।